हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू साइंस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कंटिन्यूएशन को। ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पाई के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दिया था। जितने आपको 11-12 तक जरूरत पड़े उतने सारी चीज को हमने कवर किया था विथ फुल कॉन्सेप्ट। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे, एक बार उस वीडियो को जाके पहले देख लो, ताकि आपको आज वाला जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्चुअली आपका हो जाए। ठीक है, तो उस चीज को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले, उस पाई वाले लेक्चर के पहले हमने और एक लेक्चर में, उससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ मैट्रिक प्रीफिक्सेस के बारे में बात की थी बच्चों। ठीक है, मैट्रिक प्रीफिक्सेस बोथ माइक्रो एंड मैक्रो के लिए। तो माइक्रो वाले जो प्रीफिक्सेस थे और मैक्रो वाले जो प्रीफिक्सेस थे उन्हें हमने डिटेल में पढ़ा था, उनके क्या क्या प्रीफिक्सेस होते हैं और उन्हें कहाँ पे हम यूज करते हैं। साथ ही साथ उसके रिलेटेड में आज हम और कुछ यूनिट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो वो आपको याद रखने जरूरी होते हैं, तो उन्हें एक बार देख लेते हैं फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो यूनिट्स आपको याद रखने हैं, पहला है आपको फिजिकल क्वांटिटी मास के लिए एक माइक्रो यूनिट होता है जिसे हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, उसे हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल यू से, जैसे सेंटीमीटर को सीएम से करते हैं, मीटर को एम से करते हैं, वैसे ग्राम को जी से करते हैं, स्मॉल जी से। उसी तरह इस वाले यूनिट को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कितने के बराबर है बच्चों? ये है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ये एक वैल्यू है, इसको आपको बस याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअली, और एक छोटा सा चीज, ये ऑक्सीजन 16 के मॉलिक्यूल पे बेस्ड है। ऑक्सीजन 16 मॉलिक्यूल के एटम के ऊपर ये चीज बेस्ड है। इसका पूरा डिटेल्स आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिल जाएगा, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल्स में और हम नहीं जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही ये था बच्चों आपका माइक्रो। ठीक है, इसके साथ इसी मास का ही हमें और एक यूनिट याद रखना है जो है मेट्रिक टन। ठीक है, मेट्रिक टन वो होता है बच्चों 1000 kg के बराबर। मतलब ये मैक्रो यूनिट है। पहला वाला माइक्रो यूनिट था, ये मैक्रो यूनिट है। ठीक है, बड़ा है। इसके साथ ही लेंथ के भी कुछ यूनिट्स होते हैं जो नॉर्मल मेट्रिक प्रीफिक्सेस से थोड़े अलग हैं। वो क्या है बच्चों? पहले माइक्रो की बात कर लेते हैं। तो इसके माइक्रो में बच्चों जो पहला चीज आता है वो आपका होता है बच्चों माइक्रोन। ठीक है, और ये जो माइक्रोन है ये कुछ भी नहीं, वहां पे हमने मैट्रिक प्रीफिक्सेस मैक्रो का इस्तेमाल किया था, माइक्रो का। उसी माइक्रो के लिए हम 10⁻⁻6 का इस्तेमाल करते थे, उसे ही हम माइक्रोन कह रहे हैं। मतलब ये 10⁻⁻6 मीटर। देखिए बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ये माइक्रो प्रीफिक्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हम यूज कर सकते हैं। जैसे मास की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम इसे माइक्रोग्राम बोलेंगे। टाइम की बात कर रहे हैं तो वहां पे इसे हम माइक्रो सेकेंड बोलेंगे। लेकिन लेंथ के केस में उसे माइक्रोमीटर बोलने की जरूरत नहीं है। चाहे तो हम बोल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। सिर्फ माइक्रोन बोल देने से ही वो बाय डिफॉल्ट लेंथ को ही डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा माइक्रोन के बाद जो आता है वो हो जाता है आपका मिली माइक्रोन। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, इसको याद रखना। देखिए, मिली के लिए हम 10⁻³ यूज कर रहे थे, माइक्रोन के लिए हम लोग 10⁻6 यूज कर रहे हैं, तो मिली माइक्रोन आपका बन गया 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। क्लियर? आसान है। तीसरा जो चीज आता है वो आपका होता है बच्चों एंगस्ट्रॉम। ये इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रॉम। इसको हम बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा, देखिए बच्चों, इसको रिप्रेजेंटेशन भी इनका थोड़ा सा देख लीजिए। इस माइक्रोन को हम म्यू लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, अगर माइक्रोमीटर मतलब म्यू एम। एंगस्ट्रॉम को हम बच्चों
ए के ऊपर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मिली माइक्रोन को बच्चों, ये मिली के लिए एम पहले, माइक्रोन बाद में। यहाँ पे बच्चों बाद में और स्मॉल एम नहीं लगाएंगे, ठीक है बच्चों। एंगस्ट्रॉम के लिए ए के ऊपर एक डिग्री देते हैं, डिग्री का सिंबल, और ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ये बस वैल्यूज हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो आ जाएगा बच्चों वो होगा फर्मी, ठीक है, वो हो जाएगा फर्मी। ये फर्मी किसके साथ मैच कर रहा है? ये फर्मी जिसे हम फेंटो के नाम से पढ़े थे, फेमटो के नाम से पढ़े थे 10⁻⁻15 फेमटो, उसके लिए इस फर्मी का इस्तेमाल होता है। इसको हम एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फेमटो जितना था 10⁻15 उतने के बराबर बच्चों ये हो गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ और एक चीज जो आपको याद रखना है, माइक्रो में बस ये चार ही याद रख लीजिए, माइक्रोन, मिली माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। इसके साथ और एक याद रख सकते हैं, वो होता है बच्चों प्लैंक लेंथ बोलते हैं, ठीक है, प्लैंक लेंथ। ये प्लैंक लेंथ जो होता है ये सबसे छोटा मेजरिंग यूनिट है, ये 10⁻⁻35 मीटर होता है बच्चों, ठीक है। प्लैंक लेंथ का जरूरत बहुत ही छोटा, एकदम सब एटॉमिक पार्टिकल के साइज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइज के लिए किया जाता है। माइक्रोन का इस्तेमाल बहुत छोटे डिस्टेंस, जैसे कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल के लिए, या लाइट वेव्स वगैरह के वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, कुछ ऐसे छोटे चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बाकी सबका वैसे ही अगल बगल इस्तेमाल रहता है, ठीक है। आपको इन सारे वैल्यूज को याद रखने हैं। ये कुछ माइक्रो यूनिट्स थे, किसके? लेंथ के। अब हम चलते हैं बच्चों मैक्रो यूनिट्स के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथ के माइक्रो पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे मैक्रो यूनिट्स के बारे में, ठीक है। मैक्रो यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है बच्चों, मैक्रो की बात अभी कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला यूनिट आएगा बच्चों वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये इन सब में सबसे छोटा है, सबसे छोटा। ऐसे तो ये मैक्रो यूनिट है, बहुत बड़ा है, लेकिन अभी जिनकी बात करेंगे उनमें से सबसे छोटा है। इसे हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? इट इज द मीन डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है बच्चों। ये एवरेज डिस्टेंस क्यों बच्चों? आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि सन के चारों तरफ अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मतलब इसका पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। डिस्टेंस फ्रॉम सन ऑफ अर्थ इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, so we have to take the average of all those distances, so that is called, that unit, that average length is called astronomical unit. And what is the value for it? इसका जो मान है वो कितना है बच्चों? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है बच्चों। अभी इसके बाद जो आएगा इससे थोड़ा बड़ा, वो होता है लाइट ईयर। ये बहुत आप लोग जानते भी होंगे, लाइट ईयर, इसे हम LY से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितने के बराबर है? लाइट ईयर डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर? 365 and 1/4। 365 या 366 ऐसे मत बोलना, अभी बड़े हो गए हो। 365 पूरे दिन, 1/4 एक दिन का, 365 and 1/4 of a day. This is the reason why we consider leap year after every 4 years in order to obsolete that 1/4 extended day coming every year. Okay, so how many total days? 365 1/4, this many number of days. And what is the speed of light? What we need to find?
लाइट ईयर क्या होता है, जितना डिस्टेंस लाइट एक साल में ट्रेवल करता है। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी हमें सेकेंड में इतने दिनों को कन्वर्ट करना है। दिस मेनी नंबर ऑफ डेज वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। 24 आवर्स इन ईच डे, 60 मिनट इन ईच आवर, 60 सेकेंड इन ईच सेकेंड। So this many number of second are there in every year, 365 and 1/4 डे। ओके, इतने दिनों में इतने सेकेंड्स होते हैं। इसके साथ हम स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 लाइट ईयर का लेंथ, उतना डिस्टेंस 1 लाइट ईयर। इसे कैलकुलेट करके आपको जो वैल्यू मिलेगा बच्चों, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इन्हें आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। यहाँ पे 10⁻11 था, यहाँ पे 15 है, मतलब इससे काफी ये ज्यादा हो जा रहा है। ठीक, अभी जिस यूनिट की हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम पैरालैक्टिक सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पैरालैक्टिक सेकेंड। और इसे हम डिनोट करते हैं पार्सेक से। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, पैरालैक्टिक सेकेंड। ये पैरालैक्टिक सेकेंड क्या होता है उसके बारे में अभी हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी के लिए बस इसका वैल्यू याद रख लीजिए। 1 पार्सेक बराबर कितना होता है बच्चों, 8.034 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, ये बस कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज थे, आपको याद रखने हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है बाय डेफिनेशन आपको बता दिया गया, लाइट ईयर डेफिनेशन बता दी गई। पैरालैक्टिक सेकेंड अभी हम डिटेल्स में बात करेंगे, डेफिनेशन भी वही बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पैरालैक्टिक सेकेंड या पार्सेक को। तो बच्चों, ये पैरालैक्टिक सेकेंड को जानने से पहले हमें एक मेथड को जानना होगा जिसे हम पैरालैक्स मेथड कहते हैं। और इस पैरालैक्स मेथड को जानने के लिए हमें इस वर्ड का मीनिंग जानना होगा। आप लोग बहुत कोई जानते भी होंगे पैरालैक्स का मतलब क्या होता है। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें बच्चों, इसको बच्चों कहा जाता है विस्थापनाभास। किसी चीज के विस्थापन होने का हमें आभास होता है, किसी चीज के डिसलोकेट होने का, उसके लोकेशन से हटने जैसा हमें आभास होता है। बस हमारी परसेप्शन की गलती है ये। एक्चुअल में कोई चीज कहीं से विस्थापित नहीं होता है, डिसलोकेट नहीं होता है, बस हमें आभास होता है। ठीक, ये कैसा होता है देखिए बच्चों, आप लोग बहुत कोई इसे रियलाइज भी किए होंगे अपने जिंदगी में कभी ना कभी। मान लीजिए ये एक चौक है, आप सामने से इस चौक को देख रहे हो, आपकी ये 2 आंखें हैं। ठीक, अब आपने इस आंख को बंद कर दिया और इस वाले आंख से आप इसी चौक को देख रहे हो। तब आपको ये चौक कैसा लगेगा कि यहाँ से आंख से आपकी रोशनी यहाँ आई, इस चौक पे गिरी, और इस चौक से होते हुए वो कुछ यहाँ पे मान लीजिए बैकग्राउंड में किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ वो मर्ज होता हुआ लगेगा। ठीक, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। आप इन तीनों पॉइंट्स को एक जगह से एक सीधे लकीर से जोड़ दीजिए तो आपको लगेगा कि वो कुछ इस वाले बैकग्राउंड के साथ मर्ज्ड है। ठीक, अब जब आपने इस आंख को बंद करके यहां से देखा तो आपको अगेन सेम सिनेरियो होगा, सेम फिनोमेनन होगा, और आपको लगेगा कुछ ये यहाँ इस वाले लाइन के साथ मर्ज्ड है। जबकि हकीकत क्या है कि चौक ना तो इसके सीधे में है ना ही इसके सीधे में है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में कहीं है। वो आपको तब दिखेगा जब आप दोनों आंख खुले रखोगे। दोनों आंख खुले रहने से क्या होता है बच्चों, दोनों आंखों से लाइट रेज आके यहाँ पे टकराती है और यहीं से मीट करके यहाँ पे इमेज बना रही है, तो हमें लगेगा कि ये इस वाले बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है। क्लियर है बच्चों? इसे आप अभी अभी तुरंत एक आंख बंद करके कहीं पे ऐसे उंगली रख के उसे एक आंख बंद करके फिर एक बार देखिए, वो किसी बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा होगा। फिर दूसरे आंख को बंद करके देखिए, वो किसी साइड वाले बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा होगा। ठीक, तो ये वाला जो फेनोमेनन है, एक नेचुरल फेनोमेनन, उससे हम पैरालैक्स कहते हैं।
और उसी की मदद से हम बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, हेवनली बॉडीज के साइज को मेजर करने के लिए, डिस्टेंसेस बिटवीन हेवनली बॉडीज को मेजर करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, पैरेलैक्स मेथड का। उस मेथड को इस्तेमाल करते वक्त हमने एक नए डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट का डेवलप किया, डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट को डेवलप किया, जिसका नाम, क्योंकि ये इस मेथड से डेवलप हुआ था इसलिए हमने उसका नाम पैरेलैक्टिक सेकेंड रखा। आई बात समझ में? अब देखते हैं इस पैरेलैक्टिक सेकेंड का डेफिनेशन क्या है। अगर बच्चों आप ऐसे बुक में या नॉर्मल कोई डेफिनेशन देखने जाओ तो वहां पे आपको मिलेगा, ये कुछ ऐसे डिफाइन होगा कि इट इज द डिस्टेंस at which an arc of one astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc. It is the distance at which an arc of one astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc. अभी यहाँ पे ऐसा तो ये डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है, समझने में बच्चों को दिक्कत रहती है, लेकिन उसको जाने उससे पहले ये 1 सेकेंड ऑफ आर्क क्या होता है। व्हाट इज दिस 1 सेकेंड ऑफ आर्क? बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार क्लैरिफिकेशन के लिए बता देते हैं। हमने बच्चों पाई वाले लेक्चर में डिग्री और रेडियन के बारे में बात किया था, हमें इन दोनों का कन्वर्सन पता था, लेकिन हमें ये भी जानना है कि हर एक डिग्री में एवरी डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, 60 इक्वल डिविजन्स नोन एज मिनट। सो व्हाट वी कैन से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अगेन every minute is again subdivided into 60 equal parts called seconds. So 1 degree equal to 60 minute, 1 minute equal to 60 second. यहां से हम क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1/60 इंटू 60, सॉरी 1 डिग्री बराबर कितना हो गया बच्चों, 60 इंटू 60 सेकेंड, है कि नहीं। रेसिप्रोकली हम क्या बोल सकते हैं, 1 सेकेंड बराबर 1 इंटू 60 इंटू 60 डिग्री। सेम केस हम मिनट के साथ भी देख सकते हैं। मिनट के केस में क्या होगा, 1 डिग्री बराबर 1/60 मिनट। सो व्हाट वी कैन से 1 मिनट बराबर, सॉरी अगेन, 1 degree is equal to 60 minutes. So from here what we can say, 1 minute is equal to 1/60th of a degree. Clear? So now अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये जो मिनट वाला चीज था वो क्या था, सेकंड वाला चीज था वो क्या था, और उसी सेकंड को ही 1 सेकेंड ऑफ आवर कहा जा रहा है। लेकिन अभी इसके मतलब को थोड़े अच्छे से समझते हैं, एक नए डेफिनेशन को जानते हैं इस पैरेलैक्टिक सेकेंड का। हम इसे कह सकते हैं बच्चों, इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। काफी आसान है इसको समझना। हम मान लेते हैं कोई एक सर्कल है, उसका एक आर्क है जिसका लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो सेंटर में एंगल बना रहा है 1 सेकेंड का। तो ये जो रेडियस बना इसे ही हम 1 पार्सेक या 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड कहेंगे। ठीक है, अभी इसका सिग्निफिकेंस देखिए, हमें क्लियरली पता चल रहा है इस 1 सेकेंड आर्क एंगल एट द सेंटर के लिए हम जितना बड़ा सर्कल बनाएंगे, मतलब जितने बड़े रेडियस को कंसीडर करेंगे उतना बड़ा ये आर्क बनेगा। तो उतना बड़ा आर्क जिसमें सेंटर एंगल के सिर्फ 1 सेकेंड होने से ही उसका आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बन जाए, वो जो डिस्टेंस हुआ, वो जो रेडियस ऑफ द सर्कल हुआ, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पैरेलैक्टिक सेकेंड। क्लियर बच्चों? चलिए अब आगे देख लेते हैं। इस पैरेलैक्टिक सेकेंड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज उनमें से हम कुछ
स्ट्रक्चरल फॉर्म को स्टडी करेंगे, मतलब कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। ऐसे वैल्यू चेंज करके बहुत प्रॉब्लम बनते हैं, हम सिर्फ टाइप पे फोकस करेंगे। जो पहला टाइप है इसका यूज बेसिकली दो चीजों के लिए किया जाता है, जैसे कि पहला जो होता है साइज ऑफ एनी हेवनली बॉडी, ठीक है, मतलब किसी हेवनली बॉडी, किसी अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉमिकल चीज के साइज को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सपोज मान लेते हैं एक हेवनली बॉडी जो हमारे धरती से बहुत करीब है, चलिए मून को कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सपोज मून, हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारा धरती हो गया। हमें निकालना है मून से अर्थ का डिस्टेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसे मेजर करने के लिए, हम धरती पे किसी दो जगह पे ऑब्जर्विंग पॉइंट को बनाते हैं, मतलब दो ऑब्जर्विंग स्टेशन हम बनाते हैं। उन ऑब्जर्विंग स्टेशन से हम टेलीस्कोप की सहायता से मून को देखते हैं। चलिए देख लिया मून को, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन हुआ जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के हमने क्या देखा, अगर ये ऐसे सीधे जाके मून से टकरा रहा है, हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सॉरी यहाँ पे इसको ही चेंज कर लेते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। अभी हम डिस्टेंस की बात कर ले रहे हैं तो डिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज, डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज, ठीक है। तो ये मान लीजिए अर्थ, ये मून, हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बच्चों एक चीज याद रखना, फिजिक्स में या साइंस में बहुत जगह पे बहुत सारे हम एजम्पशंस लेते हैं। एजम्पशंस इन द सेंस हम पूरे एक्यूरेट वैल्यू को मेजर नहीं करते हैं, उसके अगल बगल के वैल्यू को मेजर करके अप्रोक्सीमेट एक रिजल्ट को शो आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ हम एजम्पशन करेंगे। क्या करेंगे, अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से मून की डिस्टेंस को रियल में कंसिडर करें तो वो ये वाला डिस्टेंस होगा, दिस विल बी द डिस्टेंस। लेकिन हम यहाँ पे इसे डिस्टेंस नहीं मानते, हम इसे ही मान लेते और क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है, जो कि सच में है, क्योंकि इस डिस्टेंस के हिसाब से जो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे तो फिगर के तौर पे बोर्ड में जगह होने के चक्कर में हमने इतना सा बना दिया, बाकी हकीकत में ये तो बहुत दूर है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यही डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है, डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून है। क्लियर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं इसके केस में, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में वो वैल्यू गिवन रहते हैं। तो चलिए मान लेते ये एंगल कुछ थीटा है, ये एंगल कुछ थीटा है। हमने इन दोनों ऑब्जर्विंग स्टेशंस को प्लेस किया है, तो हमें इनका डिस्टेंस भी पता है। चलिए इसे स्मॉल डी मान लेते हैं, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी। हमें इस कैपिटल डी को निकालना है, ये डी आपको स्मॉल डी गिवन होगा, ये थीटा आपको गिवन होगा, ये कैपिटल डी निकालना है। बहुत ही आसान है, हमने पाई वाले लेक्चर में देखा था, वहां पे क्या निकला था हमारा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इन रेडियंस। तो यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ आर्क ये कितना हो गया, और एक एजम्पशन देख लीजिए, ये जो जितना भी डिस्टेंस है और यहाँ पे ये एक आर्क बनाएगा इस रेडियस के साथ, है कि नहीं, ये एक आर्क बनाएगा। हम यहाँ पे भी कंसिडर कर लेते हैं, चीजें देखिए कितने आसान होते जा रहे हैं। हम यहाँ पे भी इस आर्क को इसी लेंथ के बराबर मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम इस लेंथ के जगह पे डी रख दिए, रेडियस के जगह पे कैपिटल डी रख दिए, एंगल थीटा रख दिए। हमें निकालना था कैपिटल डी, ये दोनों वैल्यू गिवन होंगे, आप बस वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके एक सवाल भी देखेंगे, मॉडल प्रॉब्लम एक।
तब और ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए बस देखिए कितना आसान, बस कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, वही एल इक्वल टू आर थीटा को थोड़ा घुमा दिया गया, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अभी दूसरे वाले केस को स्टडी करते हैं। दूसरा वाला जो केस आता है बच्चों, वो आपका होगा, ये डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज था, वो होगा आपका साइज ऑफ ए हेवनली बॉडी। साइज ऑफ ए हेवनली बॉडी, ठीक है। चलिए मान लेते हैं एक बड़े से हेवनली बॉडी हमारे धरती के पास, जो आप कह सकते हैं कि सन है। फिर से सरफेस ऑफ अर्थ हमने देखा। अभी देखिए हमें डिस्टेंस मेजर करना था, हमने दो टेलीस्कोप लगाया, दो ऑब्जर्विंग पॉइंट पे, वहां से एक पॉइंट पे फोकस किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही ऑब्जर्विंग स्टेशन लगाएंगे और वहां पे एक टेलीस्कोप लगा के हम पहले इसके इस वाले पॉइंट को फोकस करेंगे, फिर टेलीस्कोप को घुमा के यहाँ पे रखेंगे और फिर इस वाले पॉइंट को फोकस करेंगे, ठीक। अब जैसे ही हमने इसको यहाँ से ऐसे घुमाया, हमें ये वाला एंगल पता चल गया, मान लेते हैं ये फाई है, यहाँ पे थीटा लिए थे तो फाई ले लेते हैं। अगेन हम उसी अजम्पशन को लेंगे, ये डेफिनेटली यहाँ पे एक आर्क बनाएगा, लेकिन चूंकि ये वाला जो डिस्टेंस है इसके हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो इसे हम कंसीडर कर देंगे इट इज समहाउ इक्विवेलेंट टू दिस स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स। ओके, इससे ही हम रेडियस डायमीटर ऑफ द हेवनली बॉडीज, यहाँ पे जो सन है उसे मान रहे हैं तो मान लेते हैं ये स्मॉल डी, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसे मान लेते हैं कैपिटल डी। काम बन गया, हमें निकालना था स्मॉल डी, रिलेशन क्या है, स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम्स 5, व्हाई, बिकॉज एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये देखिए कितना तगड़ा फॉर्मूला है, हमें मिल गया। यहाँ पे भी हमने घुमा फिरा के उसे ही यूज किया, यहाँ पे भी घुमा फिरा के उसे ही यूज करें, बस चीजें थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, इनमें जो मेन प्रॉब्लम रहता है वो रहता है कैलकुलेशन पे, इनके कैलकुलेशन बहुत ही हेवी बन जाते हैं। कैलकुलेशन पे आप फोकस कीजिए, कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छा बना लीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसानी से निकलेंगे, ठीक है। तो इनके कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं बच्चों। ये बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। ये बहुत ही अच्छे मॉडल प्रॉब्लम्स है, जनरली इन्हीं दो के साथ एग्जाम में डील किया जाता है, या इनसे थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज वेंज करके एग्जाम में दिया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, बस डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो पॉज करते करते वीडियो में देख लीजिए, मैं बस सोल्यूशन आपको बता दूंगा विथ फिगर। ओके, so the first question is asking, the moon is observed from two different diametrically opposite points. बात करेंगे इसके बारे में। A and B on earth, the angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree 54 minutes. Diameter of earth is given as 1.276 into 10⁻⁷ meter. Distance between earth and moon फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहला जो हमें क्या बोला गया है देख लीजिए। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स मतलब इसके लिए हमें अर्थ को पूरा बनाना पड़ेगा, तभी हमें डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स के बारे में जान पाएंगे। मान लीजिए ये सेंटर है, मान लीजिए ये बीच में सेंटर है, ठीक है। तो डायमीटर कुछ यहां से गुजरेगा। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, कहीं पे भी आप डायमीटर बनाइए उसके सरकमफरेंस पे कट करने वाले दो पॉइंट्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट बन जाएंगे। तो हमें ये दो डायमेट्रिक पॉइंट्स मिल गए, नाम इनके दिए गए हैं ए एंड बी। साथ में क्या बोला गया है, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट मून
बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ से टेलीस्कोप लगा के ऑब्जर्व किया जा रहा है दोनों पॉइंट से। और सपोज मान लीजिए यहाँ पे मून है, तो यहाँ से ये मून के लिए जो स्ट्रेट लाइन बना और ये यहाँ से जो ये स्ट्रेट लाइन बना, हमें क्या बताया जा रहा है, इनके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस, दिस एंगल इज गिवन एज 1 डिग्री 54 मिनट। और क्या बताया जा रहा है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो गिवन 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है, हमें निकालना है डिस्टेंस। क्या है इस सवाल में बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, L इज इक्वल टू आर थीटा। इस फॉर्मूला लिए लिख रहा हूं क्योंकि ये तो एक मॉडल, ये तो जस्ट एक यूज है इस फॉर्मूला का। इस फॉर्मूला का यूज आपको बहुत जगह पे मिलेंगे, तो इस चीज को दिमाग में हर एक बार रिपीट करने के लिए, क्योंकि इसके अलग अलग फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं। इस फॉर्मूला को याद रखिए, सिचुएशन के हिसाब से इसे मोल्ड कीजिए। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क की जगह पे कौन है, ये वाला डिस्टेंस, डायमीटर ऑफ अर्थ, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 1.276 इंटू 10⁻7। रेडियस कितना हो गया, ये जो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब d मल्टीप्लाइड बाय एंगल इन रेडियन। याद रखना एंगल इन रेडियन, लेकिन यहाँ पे तो 1 डिग्री 54 मिनट दिया है। क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। 1 डिग्री 54 मिनट, 1 मिनट हमें क्या पता है, 1 मिनट कितना होता है, 1/60th ऑफ ए डिग्री। तो 54 मिनट मतलब उसका 54 टाइम्स, मतलब हम लिख सकते हैं 1 + 54 टाइम्स ऑफ 1/60, दिस मच डिग्री। यस और नो, ये इन दोनों को कट कर लीजिए, तो हमारे पास आ गया 19/10 डिग्री। अब हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से पता है। हम इसके साथ क्या करेंगे, π/180 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा टोटल आ गया रेडियन में। ये यहाँ पे डिग्री डिग्री कट हो गए। क्लियर, हमें एंगल मिल गया। एंगल के वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, डायरेक्ट इसको यहाँ पे लाके डिवाइड कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। डी कितना होगा, क्लियर। तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। क्लियर, कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करना, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, देख लेते हैं। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920 सेकेंड। एंगुलर डायमीटर क्या है बात करेंगे। द डिस्टेंस d ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसे ही हम कहते हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, यहाँ पे हेवनली बॉडी का साइज पूछा गया है, मतलब हमें उसका डायमीटर बताना है, ठीक है। डायरेक्टली इसमें डायमीटर ही पूछा है, ठीक। तो जो डेटा दिया गया है चलिए देख लेते हैं। सपोज मान लेते हैं इसमें बस एक ही डेटा है, 1920 सेकेंड ये सबटेंड कर रहा है। चलिए मान लेते हैं ये है सन, ये हो गया सन, ठीक है। ये हो गया सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसके लिए हम एक ही जगह पे स्टेशन लगाते हैं, ऑब्जर्विंग स्टेशन। वहां से हमने पहले टेलीस्कोप को ऐसे किया और इसके डायमेट्रिकली एक पॉइंट को ऑब्जर्व किया। फिर हमने टेलीस्कोप को थोड़ा घुमाया, फिर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट को स्टडी किया। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट को स्टडी किया। हमें ये वाला जो एंगल दिया गया है ये आपको बताया गया है 1920 सेकेंड्स। डायमीटर ऑफ अर्थ हमें निकालना है, स्मॉल डी मान लेते हैं, ये फाइंड आउट करना है। ये जो डिस्टेंस है ये 1.496 × 10⁻11 मीटर। क्या है इसमें,
बस इसमें अगर कैलकुलेशन कुछ है, इस सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, फॉर्मूला में डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला बच्चों? ये स्मॉल डी, ये आर्क होता है, ये कितना हो जाएगा फिर d टाइम्स थीटा इन रेडियन। यहाँ पे अगर ये थीटा है, सो नाउ दिस थीटा विल बी हाउ मच? 1920 सेकेंड divided by 60 will number of minutes divided by 60 will number of degrees। तो इतने डिग्री आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 5/180। ये आपके एंगल कन्वर्ट हो गए। वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूला में, डी गिवन है, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? कैलकुलेशन थोड़ा साउंड कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। ऐसे आसान इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे अजम्पशंस ले लिए गए हैं, बहुत सारी चीजों को हमने मान लिया है जो हकीकत में हो नहीं रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली ये एक आर्क बना रहा होगा जो इस लेंथ से तो थोड़ा बहुत तो अलग होगा ही, ठीक है, लेकिन कहने को उसे भी हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ से एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, हमें हाइपोटेन्यूज का पता चल गया है, यहाँ से बेस इसका आधा हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी इसके आगे थोड़ा अलग एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जो जिसमें थोड़ा कम एजम्पशन है। ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके का प्रॉब्लम, वो भी आसान है, बस थोड़ा हटके है। आपको सपोज कहा जा रहा है कि बहुत डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसे आपने, चलिए आप हो तो इंसान बना देते हैं, आप और आपके दोस्त जो आपसे कुछ दूरी पे है, उन दोनों ने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, आप दोनों ने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको बोला गया है कि स्मॉल डी है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है, ये है कैपिटल डी। आपसे, आपके दोस्त से नहीं, आपसे। साथ ही साथ ये बोला गया है कि आप जिस लाइन ऑफ साइट में देख रहे हैं वो एंगल है थीटा, आपका दोस्त जिस साइड से देख रहा है वो एंगल है फाई। समझ में आया? साथ ही साथ आपको ये पूछा गया है कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम यू बताइए जो कि थीटा, पाई और स्मॉल डी के टर्म्स में, मतलब जितने भी चीजें पैरामीटर्स गिवन है क्वेश्चन में उनके टर्म्स में आपको इस कैपिटल डी को निकालना है। ठीक है, एक चीज आपको बताया गया है, दिस डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस स्मॉल डी। यहाँ पे एक चीज सोचिए, अगर ढंग से अगर कॉन्सेप्चुअली सोचते हैं तो अगर ये डिस्टेंस बहुत दूर हो जाएगा तो डेफिनेटली इन दोनों एंगल के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब ये जो डी है वो चाहे आपसे मेजर कीजिए या आपके दोस्त से मेजर कीजिए, दोनों लगभग लगभग सेम ही आएंगे, बराबर लगभग सेम आ जाएंगे। मतलब थोड़ा इमेजिन कीजिए, इस पॉइंट को बहुत दूर तक लेके चले जाइए, मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइन ऐसे एकदम मतलब बहुत ही कम हो जाएगा, तो ये एंगल दोनों एक ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों लेंथ भी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। लेकिन आपको वहां पे उस एजम्पशन के लिए कोई जगह नहीं दिया गया है, आपको डायरेक्टली ये यहाँ पे थीटा, यहाँ पे फाई, और थीटा इज सिमिलर टू फाई भी नहीं बोला गया है, मतलब आप इन दोनों को अलग ही कंसिडर करना है। ठीक है, इसमें करेंगे तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमें उसके लिए पहले सोचना होगा कि हमें अभी तक क्या पता है, L इज इक्वल टू आर थीटा, मदर फॉर्मूला, यहीं से अभी तक हम हर चीज कर रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पे इस फॉर्मूला को डालना है तो डेफिनेटली ये कुछ एक ऐसा आर्क बनना था या स्ट्रेट लाइन बनना था, ऐसा कुछ एक होना था। लेकिन हम किसी भी हाल में ये नहीं कह सकते कि ये वाला आर्क और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, नहीं कह सकते। देख के ही पता चल रहा है ये दोनों अगल बगल भी नहीं है कि नहीं बच्चों? नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम आर्क नहीं लेके यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, किसके ऊपर, इस लाइन ऑफ साइट के ऊपर। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, क्यों किया? ताकि हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकें।
अब जब इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करने जाएंगे, सोचिए थोड़ा प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। ऐसा नहीं कि इसको रट लिए इसी टाइप के क्वेश्चन को कहीं पे जाके कर दिए। कॉन्सेप्ट को समझिए, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि इस फॉर्मूला का हम फायदा उठा सकें। जब हमने कुछ ऐसा किया तब हमने देखा कि हमें तो इस एंगल के बारे में भी पता नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है या फाई, या इसको अल्फा मान लेते हैं। थीटा है, फाई है, हम इसे अल्फा मान ले। जैसे ही हमने इसे अल्फा कंसीडर किया तो हमें तुरंत एक रिलेशन पता चल गया। देखिए, इससे हमने एज्यूम किया है, ये दोनों गिवन वैल्यूज हैं। तो हम जब भी कुछ चीज को एज्यूम करते हैं अपने मन से, वो तो आंसर में नहीं रहेगा ना, वो जो जो भी हमने कंसिडर किया है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज को गिवन पैरामीटर्स के टर्म पे कन्वर्ट कर देते हैं। इस ट्रायंगल को देखने से हमें लग रहा है, किस ट्रायंगल को, इस बड़े वाले ट्रायंगल को, हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो थीटा है ये इन दोनों एंगल्स के बराबर है। सोचने के दो तरीके, पहला तो थ्योरम हर किसी को पता रहता है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। उसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है क्या रहता है, ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री, फिर ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री, मतलब ये एंगल बराबर ये दोनों एंगल। ठीक, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर अल्फा प्लस फाई। थीटा बराबर अल्फा प्लस फाई। यहां से अल्फा कितना आ गया बच्चों, थीटा माइनस फाई। पहला काम हमारा हो गया, अल्फा बराबर थीटा माइनस फाई। अब ये जो डिस्टेंस हम लिए हैं ये भी इसी के रेस्पेक्ट में निकलेगा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी ये डिस्टेंस है, क्या लेंगे, यहाँ डी लिए हैं, चलिए बी ले लेते हैं। ये जो बी है ये कितना हो जाएगा, डी टाइम्स अल्फा इन रेडियंस, तो ये हो जाएगा डी टाइम्स अल्फा। ठीक है, अब जैसे ही b इज इक्वल टू डी टाइम्स अल्फा हुआ, अभी ये b भी तो हमने मनमर्जी कंसिडर किया है, इसे भी चलो ब्रेक करना पड़ेगा गिवन पैरामीटर्स के टर्म में। जब हम वैसे देखने जाए तो हमें तुरंत पता चल रहा है ये एक राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे ये जो d है ये क्वेश्चन में गिवन है, मतलब गिवन पैरामीटर है जिसके रेस्पेक्ट में हमें कैपिटल D निकालना है। और हम इजीली इस b को इस d के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि इस वाले राइट ट्रायंगल में यहाँ एंगल है फाई जो गिवन एंगल है, यहाँ एंगल है 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं साइन फाई, d साइन फाई विल बी b, है कि नहीं बच्चों। अरे बच्चों, साइन फाई इसका कितना होगा, साइन फाई का क्या होता है, ऑपोजिट साइड, मतलब एंगल का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा, एंगल का ऑपोजिट साइड, एंगल का ऑपोजिट साइड कौन, b। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, d। तो हम क्या लिख सकते हैं, d बराबर, सॉरी हमें तो b पता करना है ना बच्चों, b बराबर d साइन फाई हमने लिख लिया। जैसे ही हमें यहाँ से b मिला हमारा काम खत्म हो गया। हम क्या करेंगे, इस b के जगह पे पुट कर देंगे, नीचे ही कर लेते हैं बच्चों। इस b के जगह पे हम लिख दिए d साइन फाई बराबर कितना है, d अल्फा, अल्फा कितना है, थीटा माइनस फाई। हो गया, हमें कैपिटल D मिल गया। कैपिटल D कितना हो गया, d साइन फाई अपॉन थीटा माइनस फाई। यह हमारा रिलेशन बन के आ गया किसके बीच में, b इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स। क्लियर है बच्चों। टिपिकल प्रॉब्लम से कोई भी प्रॉब्लम आए, देखिए जितने भी प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करते हो उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जो भी हो रहा है वो क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट देखेंगे, कहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ रही है। हमें क्या पता है, ये हमारा बेसिक सा मदर फॉर्मूला है। कोई भी चीज को हम करेंगे इसकी मदद से करेंगे। तो इसको हेल्प यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने देखा कि ये वाला यहां से घूम जा रहा है, मतलब ये एंगल से अगर हम एक रेडियस को घुमाएं, आर्क बनाएं, तो ये यहां से जा रहा है। और किसी भी हाल में हम इस चीज को इस लेंथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देख के पता चला इन दोनों में बहुत अंतर होगा। तो अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ कंसिडर करेंगे।
इस फिर से हम देखेंगे इसके इस ट्रायंगल के इस्तेमाल के लिए, इस फॉर्मूला के यूज के लिए हमें यहाँ एंगल कंसिडर करना होगा। जैसे ही हमने एंगल कंसिडर किया ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हमें एक अच्छा रिलेशन मिल गया। इसके रिलेशन के साथ साथ हमें इसके रिलेशन की भी जरूरत थी। इसके रिलेशन के लिए हमने इसे ब्रेक डाउन किया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? ये 3 टिपिकल प्रॉब्लम्स थे, इन्हें थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में थोड़े बहुत इसके प्रॉब्लम्स, 2-4 बहुत आसान से प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए आज ही देख लीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं जिनको बच्चों को, ऐसे बहुत कम बच्चों को डिफिकल्टी रहता है लेकिन रहता है, जैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। ये भी कोई बात हुआ? ऐसे तो हर कोई जानते हैं, है कि नहीं? फिर भी किलोमीटर पर आवर सपोज है, सपोज x किलोमीटर पर आवर है, इसको कितना है मीटर पर सेकंड होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, या इसका उल्टा करना है। कैसे करेंगे? लॉजिकली सोचते हैं। x किलोमीटर पर आवर, ऐसे डायरेक्टली आपको बोल दिया जाता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, x को आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। क्यों हो रहा है बच्चों ऐसे? x किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं, x किलोमीटर अपॉन 1 आवर, यही तो है x किलोमीटर पर आवर। अब इस x किलोमीटर को हम लिख सकते हैं x इंटू 1000 मीटर, यस और नो। 1 आवर को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 60, मिनट में कन्वर्ट हो गया, इंटू 60 सेकंड में कन्वर्ट हो गया, मतलब इतना सेकंड। अब इसी को थोड़ा सजा के लिखे तो कितना हो रहा है? x इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 60 इंटू 60 मीटर पर सेकंड। ये जो यूनिट वाला पोर्शन था इसे हमने खींच के बाहर निकाल लिया। अब इसमें क्या बच गया? ये 2 0 कैंसिल आउट कर लीजिए। यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे ये 36 है, मतलब x टाइम्स 10/36। 2 से कट करेंगे, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया। सो x टाइम्स 5/18 अगर हम कर रहे हैं, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब कोई एक इवन चीज जो किलोमीटर पर आवर में था उसके साथ 5/18 मल्टीप्लाई किया, मीटर पर सेकंड में आ गया। इसका उल्टा करेंगे, सपोज मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आएंगे तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे? जस्ट उसके रेसिप्रोकल को, इसका उल्टा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे चीजें हैं, ये आसान है। और एक क्वेश्चन टिपिकल सा बन के आता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में ये सारे रहते हैं। ये एक्चुअल फिजिक्स नहीं है, ये बस फिजिक्स को पढ़ने के लिए उसका लैंग्वेज को समझ रहे हैं। उसके आगे फिजिक्स मोशन से स्टार्ट होगा, वेरी वेरी एंजॉयबल, जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग द चैनल। ओके, तो एक क्वेश्चन में देख रहा था, जैसे कि कोई एक सब्सटेंस था, उसका जो मास है वो कुछ 0.03 kg डिक्रीज हो गया। आपको निकालना है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इसके लिए बस हमें एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो आपका होता है कुछ 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो अगर आपको ये वैल्यू पता है तो ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन है, पूरा हलवा है। इतना मास है, इतना घट रहा है, क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड लगा देंगे, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, जितना भी नंबर आएगा उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम है, आप देखिए। अगर आपको फिर भी टिपिकली किसी प्रॉब्लम में डाउट होता है, कमेंट में आके क्वेश्चन लिखिए, हम डेफिनेटली उसे कंसिडर करेंगे अपने लेक्चर में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग एरर पढ़ेंगे। एरर आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके, थोड़ा बेसिक उसके एक बार ओवरव्यू करके रहिएगा, अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में एरर पढ़ेंगे। फिर अगर हो सके तो डायमेंशनल एनालिसिस भी उसी क्लास में करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोर्स बहुत लेट स्टार्ट हुआ है तो हम चाहते हैं कि जल्दी से कोप अप करके टाइमलाइन के साथ मैचअप कर सके, ताकि एक्चुअल में आप लोगों को फायदा हो सके। ओके, थैंक यू।